हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो आरआरबी आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है 2024 अभी दिसंबर में ही हुआ है, उसके टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे आरआरबी आरपीएफ एनटीपीसी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है। और जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए तो ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनका अभी एग्ज़ाम है अभी जनवरी फरवरी में ही। तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले तो बिल्कुल स्किप ना करें इस क्लास को। और आरपीएफ सीरीज़ की जो पीवाईक्यू सीरीज़ की हमारी ये थर्ड क्लास है। इसके अलावा 2 क्लासेस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए, डेली क्लास आ रही है, आपसे कोई क्लास स्किप ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2024 में जो ये एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सबका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आपको पीवाईक्यू में मास्टर हो जाएंगे आप, और हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करते हैं और यहीं पे रिवाइज करते हैं। ठीक है, पीवाई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है। और ये क्लास भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आने वाले जो आरआरबी आरपीएफ एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 2025 में, तो उन सब के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास थर्ड है, 2 क्लासेस आ चुकी हैं हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डेली अपडेट आता है क्लासेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स स्यूडोपोडिया। तो कोशिकीय जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्यूडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो स्यूडोपोडिया को कौन सबसे अच्छा डिफाइन करता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पररी प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। तो इसका जो आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं स्यूडोपोडिया के बारे में। तो स्यूडोपोडिया इज़ अ टेम्पररी आर्म लाइक प्रोजेक्शन है ऑफ अ यूकोरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का, एंड एमर्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जब मूवमेंट होता है तभी ये एमर्ज होता है। और फील्ड विद साइटोप्लाज्म, स्यूडोपोडिया प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। तो ये एक्टिन फिलामेंट से बना होता है, एंड मे ऑल्सो कंटेन माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Pseudopodia are temporary arm-like extension of a cell membrane that are used for locomotion and capturing prey. तो फीडिंग का मतलब है कैप्चरिंग ऑफ प्रे और लोकोमोशन मूवमेंट। स्यूडोपोडिया ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिट के नाम से भी जानते हैं। तो स्यूडोपोडिया को झूठे पैर, ऐसे फॉल्स फिट ही आएगा एग्जाम में, उसके नाम से भी जानते हैं। स्यूडोपोडिया कोशिका झिल्ली के अस्थायी हाथ जैसे विस्तार हैं, जिनका उपयोग हरकत और शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है स्यूडोपोडिया के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ही इसका फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एज ग्रुप इज़ टारगेटेड टू बी कवर्ड इन द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है इसमें, इस वाली स्कीम में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 15 साल के लोग और उससे ऊपर के लोगों को शामिल करने का लक्ष्य किया गया है इसमें। अब थोड़ी सी स्कीम के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसका नाम हिंदी में है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ऐसे भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव, सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देंगे, फंडिंग दोनों देंगे इसमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दोनों का रहेगा। लॉन्च किसने किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसके साथ अलाइंस किया गया है। और इट वाज लॉन्च्ड, तो ये लॉन्च कब करी गई थी तो ये लॉन्च करी गई है जो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 5 ईयर के लिए लॉन्च करी गई है 2022-23 से और 26-27 तक। ठीक है भाई। और इट एम्स टू एम्पावर एडल्ट एज्ड 15 और अबव। तो एम्पावर करेगी जो यूथ है 15 साल और उससे ऊपर का, एंड ऑल बैकग्राउंड्स हु मिस्ड फॉर्मल एजुकेशन, सभी बैकग्राउंड के लोगों को, और जिनकी फॉर्मल एजुकेशन मिस थी, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, नॉन लिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं, और हेल्पिंग देम इंटीग्रेट। ये क्या करेगी, इस योजना का एम क्या है, इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, जो लोग हैं उन्हें सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करेगी, और कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल ग्रोथ, तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा।
तो इसके 5 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के, देखो, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा। और दीक्षा पोर्टल है जिसपे भाई इसका जो मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल, वो अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी की जो प्लेटफॉर्म है ये दीक्षा, इसको आपको ध्यान रखना है, इस पर टीचिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है भाई, वॉलेंटरी स्कीम है ये। और इसमें देखिए, जब जो पढ़ने के बाद इसमें एक टेस्ट होगा, टेस्ट में जो फिर पास हो जाएंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें लिटरेसी का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष है। तो कौन है भाई वो, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब जो कैबिनेट कमेटी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है, इसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इसकी जो कमेटीज़ हैं, देखो, अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं जो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं नेचर में। ठीक है भाई, और दे आर नॉट मैंसनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में कुछ भी मैंसन नहीं है। तो हावेवर दीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द रूल ऑफ बिजनेस। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है नेचर में और इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, और ये एस्टेब्लिश करी गई हैं रूल ऑफ बिजनेस, जो पार्लियामेंट का रूल ऑफ बिजनेस है उससे एस्टेब्लिश करी गई हैं। कैबिनेट कमेटी जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एड हॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं ये परमानेंट होती हैं, परमानेंट, और जो एड हॉक कमेटी हैं टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, टेम्पररी होती हैं ये। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है आपको। और 8 टोटल कमेटीज़ हैं अभी, तो देख लेते हैं 8 कौन कौन सी हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन ऑफ द कैबिनेट, तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इसका जो हेड होता है, जो इसका चेयरपर्सन होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तो वो होते हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन होता है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इन 2 कमेटियों को छोड़कर। एक कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और दूसरी जो ये है अकोमोडेशन कमेटी, इसके जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और इसके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। बाकी सभी कमेटी, जितनी भी कमेटियाँ हैं, उन सब का जो चेयरपर्सन होते हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। ठीक है भाई, और दे कैन रेंज फ्रॉम, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है 3 से लेकर 8 मेंबर हो सकती है, और टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ही ये बनी होती हैं, जो कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही रहेंगे, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो इसके जिस भी कमेटी के जो मेंबर होते हैं पीएम, तो उसके हेड प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। बाकी जो 2 कमेटी हैं इनके हेड होम मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, और ये परमानेंट और एड हॉक हो सकती हैं। ठीक है भाई, इनका काम होता है जो बर्डन है ना कैबिनेट पे उसे रिमूव करना और जो इशू हैं उसे सॉल्व करना, तो इनका यही काम होता है कैबिनेट कमेटीज़ का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका ये ध्यान रखना है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है नेचर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बिल्कुल नहीं दे रखा है, ऐसा बिल्कुल बहुत पूछ रहा है अब एग्जामिनर, तो कोई मेंशन नहीं है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI विच फिजिकल फैक्टर्स हैज़ द वैल्यू 6.62607015 इंटू 10 की पावर -34 है जूल हर्ट्ज। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में किस भौतिक कारक का मान ये है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब एवोगाड्रोज की पूछी हुई है, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं 6.02214 और 076 इंटू 10 की पावर 23 मोल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एवोगाड्रो कांस्टेंट, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, इनकी वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सल्तनत ऑफ दिल्ली स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवाने कोही। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने कोही नामक कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया? तो ये किसने स्टार्ट किया था दीवाने कोही? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था? शहनाई मंडी। मतलब शहनाई मंडी में क्या था कि स्पाइस इसने रखे थे टू ओवरसी द मार्केट। देखिए इसने जो स्टार्ट किया था वो मार्केट कंट्रोल, मार्केट रेगुलेशन, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रेगुलेशन लाया था। ठीक है भाई, कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को, प्राइस कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, और देखिए गयासुद्दीन बलबन, ये मामलुक डायनेस्टी का था, मामलुक डायनेस्टी। सिजदा एंड पैबोस, सिजदा एंड पैबोस, पैबोश। देखिए सिजदा में क्या था कि राजा के सामने झुकना होता है, और पैबोस में उसके फिट चूमना होता था राजा की। और नवरोज फेस्टिवल, जो पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज, इसने स्टार्ट करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। और तुर्कान चहलगानी को इसने ख़त्म किया था, तुर्कान ए चहलगामी को इसने ख़त्म किया था, जिसे चालीसा के नाम से बोलते हैं। तो बलबन ने उसको ख़त्म किया था। और इल्तुतमिश देखिए इसने तुर्कान चहलगानी बनाया था, चालीसा जिसे बोलते हैं, चालीसा, ऐसे चालीसा है ना। तो इसने बनाया था चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी, और इसने ख़त्म किया था, बलबन ने ख़त्म किया था और इल्तुतमिश ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। ठीक है, और इसने भाई देखो जो इल्तुतमिश है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाई थी वो पूरी नहीं बनाई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने भी उसे बनवाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं डायनेस्टी की। सबसे पहले आई थी मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, ये थी 1206 से 1290 तक। फिर आई थी खिलजी डायनेस्टी, दूसरी है खिलजी डायनेस्टी। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, खिलजी कब तक थी? तो ये 1290 से और 1320 तक थी। फिर उसके बाद आई थी थर्ड में जो थी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक, तो ये थी 1320 से 1414 तक। ठीक है, उसके बाद आई थी सैयद डायनेस्टी, फोर्थ नंबर की। तो सैयद डायनेस्टी थी 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद आई थी जो लास्ट में थी फिफ्थ नंबर की, वो थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी थी 1451 से लेके 1451 से लेके ये थी 1526 तक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। 1526 में जो है बाबर आ गया था, यहाँ पे मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1526 से स्टार्ट था और 1707 तक चला था, औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, और यहाँ पे बाबर ने स्टार्ट किया था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम 1999 टू 2000, 1999 टू 2000, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल इन इंडिया वर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर? तो 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत कामकाजी व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? तो कितने प्रतिशत लोग सेकेंडरी सेक्टर में कार्यरत थे, एम्प्लॉयड थे? तो वो थे 15.8%। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जब तक आपको पता नहीं होगा, कन्फ्यूजन रहेगा, तो फिर क्वेश्चन होने के चांस कम है। ऐसे क्वेश्चन तो कम ही पूछता है ऐसे ये वाले, लेकिन ये पूछ लेगा प्राइमरी सेक्टर में कौन से आते हैं, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्वाटरनरी में कौन से जो चीज़ें हैं वो आती हैं, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो प्राइमरी सेक्टर देखिए, इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल निकालते हैं अर्थ से, वो प्राइमरी सेक्टर जो सेक्टर है उसमें आता है। सच एज जैसे माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स,
जो रॉ मटेरियल होता है उसको गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर देना फॉर सेल एंड कंजम्पशन, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सच एज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो सेकेंडरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, रिटेल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। क्वाटरनरी में देखो ये एक और होता है क्वाटरनरी और क्वानरी सेक्टर, तो विच इन्वॉल्व इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। द क्वाटरनरी सेक्टर इन्वॉल्व नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो बैंकिंग है वो किस सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, और पूछे भी जा चुके हैं ये एग्ज़ाम में। तो ये हिंदी वालों के लिए प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर और चतुर्थार्थिक या पंचम क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट persons called the Indian Constitution as lawyers paradise and difficult to understand by common citizen। तो निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक द्वारा समझने में कठिन कहा है। तो किसने कहा है वो, तो वो कहा है आइवर जेनिंग ने। ऑप्शन ए की आपको ध्यान रखना है, आइवर जेनिंग की स्टेटमेंट पॉलिटी में दे रखा है ये। तो अब इन दूसरों के बारे में भी देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम में हमसे पूछ ले क्या पता। तो मॉरिस जोन्स हैं, जो मॉरिस जोन्स ने कहा है इंडियन फेडरलिज्म वॉज ए काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपको वर्ड एसोसिएशन करना है बस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स। ठीक है। और केसी वीरे ने दिया है, देखो इंडियाज फेडरलिज्म इज़ अ क्वासी फेडरलिज्म मीनिंग इट इज़ अ यूनिटरी स्टेट विद सम फेडरल फीचर्स। तो मॉरिस जॉनसन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केसी वीरे तो इसने क्वासी फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म इज़ अ क्वासी फेडरल। और जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने डिस्क्राइब किया है द कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि किसने दी है। तो लॉयर्स पैराडाइज एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन, ये दिया है आइवर जेनिंग ने। तो ध्यान रखना है भाई इतनी चीज़ें आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कंसर्न विद द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इससे, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 148। ठीक है भाई, तो जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये पार्ट 5 में आता है और आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आता है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। बाकी देखिए आर्टिकल 142, 135 ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो 124 से लेकर 147 तक हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। और आर्टिकल 154 किससे रिलेटेड है, तो ये स्टेट से रिलेटेड है, पार्ट 6 में आता है। तो आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 154 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज़ वेस्टेड इन गवर्नर। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो गवर्नर में निहित हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से स्टेट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं 152 से, और पार्ट कौन सा स्टार्ट हो जाता है, तो पार्ट 6 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भैया, इतना आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैग वाला आर्टिकल 148। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 for how many years does a person of Indian origin need to reside in India to become an Indian citizen। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में रहने की आवश्यकता है। तो कितने वर्षों तक उसे भारत में रहना पड़ेगा, तब उसे इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो 7 सालों तक उसे भारत में रहना होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ रेजिडेंसी रिक्वायर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन डिसेंट टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंडियन सिटीजन। तो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए किसी भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा आवश्यक निवास की न्यूनतम लंबाई क्या है? तो उसे कम से कम 7 साल तक भारत में रहना होगा, तब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। वैसे भी पूछ सकता है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, और ऐसे भी पूछ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11 पॉलिटी का क्वेश्चन था, सिटीजनशिप। अब देखिए सिटीजनशिप के मैं बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो सिटीजनशिप जो आता है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 2 में। ठीक है, और आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करते हैं। और पार्ट 1 है यूनियन एंड स्टेट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। ठीक है, 1 to 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। इसके बाद जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 36। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? तो दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए आप, अगर आपको पता है तो इसकी है कैंडेला। बड़ी फेमस है ये, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। तो कैंडेला इसकी यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी देख लेते हैं क्या रहती है। देखो, लुमिनस इंटेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच विजिबल लाइट अ लाइट a source emit in a specific direction per unit of time and solid angle। तो दीप्त तीव्रता इस बात का माप है कि एक प्रकाश स्रोत समय और ठोस कोण की प्रति इकाई एक विशिष्ट दिशा में कितना दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो विजिबल लाइट, जो लाइट सोर्स होता है, तो विजिबल लाइट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम कितना एमिट करता है, तो वही है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला। वाट किसकी है? पावर की। और ये है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो है यूनिट केल्विन। जूल है एनर्जी की। ठीक है भाई, ये चारों आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन स्पेस बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। तो कौन सा था? तो भारत का जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो कौन सी थी? तो वो थी आर्यभट्टा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च करी गई थी 19 अप्रैल 1975। ईयर याद रखना है आपको, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। और रॉकेट था जो रसिया का था, यूएसएसआर का, तब लॉन्च करी गई थी ये 1975 में। ठीक है भाई, आर्यभट्ट नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेट याद नहीं रखनी, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फोर्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23rd वॉज हेल्ड इन मंथ ऑफ इन 2023। तो 2000 भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23 किस महीने में आयोजित किया गया था? 2023 में। तो मंथ पूछ रहा है कि बोंगो सागर जो एक्सरसाइज इंडिया और उसके बांग्लादेश की नेवी के बीच में होती है, तो वो किस मंथ में हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर मंथ में। ठीक है भाई, और कहाँ पर हुई थी? इसकी लोकेशन है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक होती है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति किसके साथ होती है? तो ये होती है इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति। शक्ति एक नोमैडिक एलिफेंट होती है। तो ये आप मुझे बताएंगे, नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एलिफेंट, ELEPHANT, ELEPHANT। तो ये है नोमैडिक एलिफेंट। तो ये किस कंट्री के साथ होती है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किस देश के बीच में होती है, ये आपको बतानी है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14।
हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूटिलाइज द रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को का उपयोग कैसे करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेपो रेट है इसमें जो आरबीआई है जो उधार देता है बैंकों को पैसा किस रेट पर देता है उससे डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन घटेगी या बढ़ेगी। तो देखिए इसमें क्या है, इंक्रीजिंग द रेपो रेट एंड मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स देयर बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि देखो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में देख लेते हैं जो रेपो रेट है। देखो रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। तो ये रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर जो आरबीआई है वो मनी उधार देती है कॉमर्शियल बैंकों को। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड करती है रेपो रेट को। अभी जो चल रहा है 6.5% है परसेंट है। दिसंबर 6 2024 में आरबीआई ने रेपो रेट को रखा 6.5% एंड जो कैश रिजर्व रेशियो है वो तो रखा 4%। ठीक है। अब जो रेपो रेट होता है, देखो रेपो रेट में क्या होगा कि अगर जो आरबीआई है इसने मनी लैंड दी बैंकों को कॉमर्शियल बैंकों को, है ना। तो अगर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा जिस पे लोन देगी कॉमर्शियल बैंकों को, तो कॉमर्शियल बैंक कम लेंगी लोन, भाई उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा। अब जो कॉमर्शियल बैंक घर से थोड़ी ना देंगी, तो ये भी तो कस्टमर से लेंगी, उसको भी जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है लोन का वो भी तो महंगा हो जाएगा, तो कस्टमर्स लेंगे नहीं उसे, तो पीपल्स लेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा जो कंट्री में इकोनॉमी जो कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ से कॉमर्शियल बैंक कम लेंगे रेपो रेट पे, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे महंगा देंगे तो कस्टमर्स लेंगे नहीं, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और रेपो रेट डिसाइड कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिसाइड करती है। तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। डिक्रीजिंग द रेपो रेट टू इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, ऑप्शन भी देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, डिक्रीजिंग द रेपो रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो भाई ये तो जो इन्फ्लेशन है उसे और इंक्रीज करेगा। अगर रेपो रेट डिक्रीज कर देती है तो बैंक ज़्यादा लोन लेगी जो कॉमर्शियल बैंक है। तो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज तो गलत है। मेंटेनिंग अ कांस्टेंट रेपो रेट रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन लेवल, नहीं कांस्टेंट नहीं रहता है, रेपो रेट ऊपर नीचे होता रहता है जो इन्फ्लेशन लेवल है उसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, इंक्रीजिंग द रेपो रेट टू डायरेक्टली लोअर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है, जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस हैं उन्हें थोड़ी ना कम करेगा, वो तो मनी सप्लाई को डिक्रीज और इंक्रीज करेगा रेपो रेट इकोनॉमी में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 14th century, three independent kingdoms were established in the South India. तो which of the following was not part of it? नोट पे ध्यान देना है भाई, नोट कई बार नोट को भूल जाते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते। तो 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य स्थापित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं था। तो देखिए विजयनगर, बहमनी और मारवाड़ ये स्थापित किए गए थे, बाकी दौलताबाद इसका हिस्सा नहीं था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नॉट पूछा है तो नॉट में है दौलताबाद। ठीक है। तो विजयनगर 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस्टेब्लिश किया था 1336 में, ये किया था 1347 में बहमन शाह ने। ठीक है। और मारवाड़ जो किया था, देखो ये मदुरई सल्तनत में था, ये मदुरई सल्तनत के नाम से जानते हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड मुस्लिम किंगडम था। और सिटी ऑफ मदुरई तमिलनाडु में, इसके बारे में कम पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा सा देख लो। तो इसका जो सुल्तान था वो कौन था, जलालुद्दीन हसन खान ने एस्टेब्लिश किया था 1335 में, 1335 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, दौलताबाद इसका आंसर है क्योंकि नॉट पूछा है, बाकी तीनों साउथ इंडिया में थी। इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं हम, बट इसको एक बार देख लें कब एस्टेब्लिश हुआ था। ये शॉर्ट लिव डायनेस्टी थी मुस्लिम्स की। बाकी जो विजयनगर था इसने इसको हरा दिया था, बाद में अपने कब्जे में ले लिया था विजयनगर ने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी, जो कि है कर्नाटक में। ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 16,
द कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2024 में इन इज़ बीइंग फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़। तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो ये है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो फंड किसने दिया है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखो, द अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय एंड हिज ब्रदर एज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और उसके भाई ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी? तो ये पूछ रहा है भाई, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश करी थी, किसने स्थापित करी थी? तो आपको बताना है उनका नाम। तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये विनायक दामोदर सावरकर जी थे एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर, तो इन्होंने ही अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में करी थी। डेट याद रखनी है आपको, दोनों का नाम ध्यान रखना है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज ओरिजिनली कॉल्ड मित्र मेला, ये भी ध्यान रखना है। एंड एस्टेब्लिश इन नासिक, तो नासिक में स्थापित किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। संगठन को मूल रूप से मित्र मेला कहा जाता था और नासिक में स्थापित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सिल्वर मेडलिस्ट एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 और तुलासालासी मैथी मुरुगेशन इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो पेरिस पैरालंपिक खेलों 2024 में रजत पदक विजेता दुलासिमाथी मैरुगेशन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अभी के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं इसमें आपको ध्यान रखना है एसोसिएट खिलाड़ियों का किस किस गेम से एसोसिएटेड हैं, जो अभी एथलीट्स हैं। और जो पैरा ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस में ही 2024 में, तो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है उनमें से क्वेश्चन। तो इंडिया ने कितने मेडल लिए हैं और किस किस खिलाड़ी को किस किस खेल से एसोसिएटेड है, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स पर्सन और एसोसिएटेड गेम, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू दी रूरल डेवलपमेंट? तो सतत कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती हैं? तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन से। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट। मिनिमल इम्पैक्ट भाई ऐसा तो नहीं है। एंड फोकस ओनली ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 गलत है। सतत प्रथाओं का ग्रामीण विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, ये गलत स्टेटमेंट है। केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, नहीं। ऑप्शन सेकंड, बाय इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नहीं, डिपेंडेंस इंक्रीज नहीं होती इस पर। इससे तो भाई वो जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिस्ट्रॉय हो जाएगा बहुत ज़्यादा यूज करने से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ाकर, ऑप्शन बी गलत है। दे रेस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लिमिट थोड़ी ना करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, वे आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को सीमित करके कृषि उत्पादकता को प्रतिबंधित करते हैं। देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से का यूज़ करते हैं एक सही वे में, तो उससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा अच्छे से जो हेल्थ का एनवायरनमेंट है, जो हेल्थ है सॉइल की। देखिए ऑप्शन डी देख लेते हैं। देखो, थ्रो एनहांसिंग सॉइल हेल्थ, तो सॉइल हेल्थ उससे इंक्रीज़ होगी। वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, वो भी सही रहेगा। और लीडिंग टू बेटर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लाइवलीहुड, तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है बिल्कुल इन तीनों में, और इसमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आप पढ़ोगे ना, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशन से भी सही हो जाएंगी एग्ज़ाम में। ऐसे जब आप ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना सही ढंग से, तो चीज़ें हो जाती हैं, ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे।
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने के माध्यम से बेहतर दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका के लिए अग्रणी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द ब्लू फ्लोरेसेंट डाई दैट कैन बी यूज टू सस्टेन लिविंग और फिक्स्ड सेल्स। तो नीली फ्लोरेसेंट डाई का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या निश्चित कोशिकाओं को दागने के लिए किया जा सकता है। तो वो है दापी, DAPI। तो जो ये होती है ब्लू फ्लोरेसेंट, ये क्या होती है, एक माइनर ग्रूव बाइंडिंग डाई है दैट बाइंड्स स्ट्रांगली टू DNA, एडानाइन, थायमाइन रिच रीजन्स को। ठीक है। दापी इज़ अ लेस मेम्ब्रेन परमानेंट देन OH, so it's typically used to stain fixed cell. However, higher concentration of DAPI can be used to stain live cells. DAPI is often used as a counter stain in assay that use multiple fluorescent probes. तो एक जो ब्लू फ्लोरेसेंट होती है, एक मामूली नाली बध्यकारी डाई जो DNA के एडेनिन थायमिन समर्थ क्षेत्रों में दृढ़ता से बांधता है। दापी हॉस्चैट्स की तुलना में कम झिल्ली है, इसलिए इसका उपयोग आमतौर पर निश्चित कोशिकाओं का दागने के लिए किया जाता है। हालांकि दापी की उच्च सांद्रता जीवित कोशिकाओं को दाग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दापी अक्सर ऐसे के कई फ्लोरेसेंट जांच का उपयोग में एक काउंटर स्टेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, दापी के बारे में और ये ब्लू फ्लोरेसेंट के बारे में। तो ये जो ब्लू फ्लोरेसेंट है माइनर ग्रूव बाइंडिंग डाई है और बाइंड स्ट्रांगली DNA, एडेनाइन, थायमाइन रिच रीजन्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। The central government introduced the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024-2024 in the Lok Sabha in August 2024 to delink petroleum operations from। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालन को से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। तो किससे अलग किया इसे? माइनिंग से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो जो ये था पेट्रोलियम का ऑपरेशंस उसे डीलिंक किया किससे? माइनिंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी? तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है किरण देसाई ने। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमिताभ घोष की देख लेते हैं, पूछी जा चुकी है। अमिताभ घोष की द शैडो ऑफ लाइन्स, द ग्लास पैलेस, इबिस ट्रायोलॉजी, द ग्रेट डिरेंजमेंट। तो ये आपकी ध्यान रखनी है आपको, अमिताभ घोष की भी, और ये वाली तो इम्पोर्टेंट है ही, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉसेस। जो अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आ रहा है RPF का, वो ध्यान रखें भाई, आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछी जा रही हैं बुक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इरी सिल्कवॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड डोमेस्टिकेटेड एंड कॉमर्शियली नॉन मलबरी सिल्कवॉर्म। तो एरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है जो सबसे अधिक शोषित पालतू और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम के कीड़ों में से एक है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फिलोसोमिया रिशिनी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 25। कुपागल नियोलिथिक साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो कुपागल एक नवपाषाण स्थल है, लोकेटेड इन, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये आपको बताना है। तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुपागल दो तीन पूछ लिए हैं भाई, जो नियोलिथिक साइट के जो प्लेसेस हैं स्टेट वाइज पूछ रहा है ये, तो ध्यान रखें आप, नियोलिथिक और मिजोलिथिक और पैलियोलिथिक तीनों के जो प्लेसेस हैं वो याद रखें। पैलियोलिथिक ये कर्नाटक, MP और इधर जम्मू कश्मीर की तरफ मिले हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं जो भी प्लेस हैं इसके। ठीक है, ये पढ़ लें कांस्टेबल वाले। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच सिटी वॉन द स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020। तो देखिए भाई, 4 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है। किस शहर ने स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? कुछ नहीं पता, अभी का भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स, 3 साल पुराना भी पूछ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा नज़र में रखनी है चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इसका है देखिए सूरत, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे देखिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में ही 2024 में, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो उसका ये सॉल्यूशन है। तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। और अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देंगे जीडी वगैरह का, तो भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जीएस चेंज नहीं होते, करंट अफेयर्स चेंज होते हैं। करंट अफेयर्स से पूछ रहा 3 साल पुराने, ठीक है। तो भाई 3 साल पुराने तो कैसे याद करेंगे, बट कुछ एक एरियाज़ हैं जो आपको पीवाईक्यू देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है पीवाईक्यू में, जो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका काम है भाई। और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, कंटिन्यू आएंगे लेक्चर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं तुरंत उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं आप, टेलीग्राम पे हम अपडेट्स देते हैं डेली क्लासेस की, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।